नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानूनों को रद्द किया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋण यानी PSL से जुड़े मानदंडों में संशोधन किया। नेस्कॉम ने इंडियाज डीप टेक डॉन फॉर्जिंग अहेड रिपोर्ट जारी की। 67वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF परिषद ने $736.4 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी। नई जीन क्रांति आनुवंशिक रूप से संशोधित GM फसलों को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने हिरासत में मौत के एक मामले में उड़ीसा सरकार को नोटिस जारी किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने बिहार आरक्षण यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 तथा बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को असंवैधानिक करार दिया है। इन कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मौजूदा ऊपरी सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। चलिए सबसे पहले संशोधन कानूनों को रद्द करने के कारण जानते हैं। पटना हाई कोर्ट के अनुसार आरक्षण कानूनों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा निर्धारित की थी। बिहार में आरक्षण के नए प्रावधान केवल पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात यानी आनुपातिक आरक्षण पर आधारित हैं। संविधान में इस आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। आरक्षण की ऊपरी सीमा बढ़ाने से पहले बिहार सरकार ने कोई विश्लेषण या गहन अध्ययन नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं और आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जानते हैं। सबसे पहला है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 वाद। इसमें आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% निर्धारित की गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था और क्रीमी लेयर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दूसरा है M नागराज बनाम भारत संघ 2006 वाद। इसमें निर्णय दिया गया था कि सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन को केवल उसी सीमा तक अनुमति दी जा सकती है जहां तक इससे प्रशासन की दक्षता प्रभावित ना हो। जर्नैल सिंह वाद 2018 की बात करें तो इस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर संख्यात्मक डेटा यानी क्वांटिफिएबल डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी है जनहित अभियानवाद 2022। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया। अंत में आरक्षण के लिए संविधान में किए गए प्रावधान जानते हैं। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6) वंचित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) और 16(6) पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 330 और 332 संसद और राज्य विधानमंडल में कुछ वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋण से जुड़े मानदंडों में संशोधन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋण यानी PSL से संबंधित मास्टर दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक SFB, लोकल एरिया बैंक और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक UCB पर लागू होंगे। नए PSL के दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक में प्रति व्यक्ति को दिए गए ऋण के आधार पर जिलों को रैंकिंग दी जाएगी। ये कदम क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है। इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला, तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए उच्च भारांश यानी 125% तय कर एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है। और दूसरा, पहले से ही उच्च ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए कम भारांश यानी 90% तय कर डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है। ये दिशा निर्देश वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण PSL के तहत पात्र होंगे।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी PSL के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। PSL की अवधारणा को 1972 में औपचारिक रूप दिया गया था। इसके तहत ऐसे क्षेत्रकों के लिए ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया गया है जो ऋण लेने के लिए पात्र होते हुए भी औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं ले पाते थे। बैंकों को अनिवार्य रूप से अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी ANBC का एक निर्धारित हिस्सा या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दोनों में से जो भी अधिक हो PSL के लिए आवंटित करना होता है। अलग अलग बैंकों के लिए यह लक्ष्य अलग अलग है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए 40% PSL का लक्ष्य रखा गया है। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए यह लक्ष्य 75% है। US 20 के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 65% PSL का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह लक्ष्य 75% रहेगा। PSL के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं कृषि, MSMEs, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। नेस्कॉम ने इंडियाज डीप टेक डॉन फॉर्जिंग अहेड रिपोर्ट जारी की। नेस्कॉम की इस रिपोर्ट में डीप टेक स्टार्टअप्स को अन्य टेक स्टार्टअप से अलग बनाने वाले पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं से। भारत डीप टेक स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसके बावजूद भारत विश्व के शीर्ष 9 डीप टेक इकोसिस्टम में 6वें स्थान पर है। भारत में वर्तमान समय में 3600 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स ने पिछले 5 वर्षों 2019 से 2023 तक की अवधि में कुल $10 बिलियन जुटाए हैं। हालांकि 2022 की तुलना में 2023 में फंड जुटाने में 70% की कमी दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं और डीप टेक स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स जटिल समस्याओं के समाधान हेतु नए तरीके पेश करते हैं। इसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जैसी एडवांस तकनीकों को अलग अलग या एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये बाजार में नए और इनोवेटिव उत्पाद या समाधान लेकर आते हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स के कुछ उदाहरणों में अग्निकुल, गैलेक्सी आई, सर्वम AI आदि शामिल हैं। डीप टेक स्टार्टअप्स के विकास में काफी समय और धन का व्यय होता है। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए संभावित क्षेत्रों की बात करें तो इनकी मदद से स्वास्थ्य सेवा यानी AI संचालित डायग्नोस्टिक्स और सटीक चिकित्सा, कृषि, एग्रीबॉट्स और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। चलिए अब इनसे जुड़ी प्रमुख चुनौतियां भी जान लेते हैं। व्यवसायीकरण से पहले के चरण के दौरान आवश्यक अवसंरचना की कमी देखने को मिलती है। इनमें व्यावसायिक संचालन और बाजार की गतिशीलता की समझ का अभाव रहता है। बेहतर और प्रतिभाशाली श्रम बल को आकर्षित करने के लिए बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस संबंध में कुछ पहले भी की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति 2023 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स TIDE 2.0 शुरू किया गया है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया, सीड फंड, इंडिया AI मिशन जैसी कुछ अन्य पहले भी की गई हैं। अंत में हम जानते हैं कि डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटलिस्टिक के साथ को इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सरकार द्वारा समर्थित उपायों को लागू करना चाहिए। उद्यमों को डीप टेक स्टार्टअप से जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। डीप टेक पर केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। प्रोटोटाइप और परीक्षण के लिए विनियामक सैंडबॉक्स तक पहुंच और अनुदान प्रदान करना चाहिए। व्यवसायीकरण के लिए उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। 67वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF परिषद ने $736.4 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी। अलग अलग परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए ये राशि GEF ट्रस्ट फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी GBFF से जुटाई गई है। ये सभी फंड्स GEF फंड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। जुटाई गई राशि को ग्रेट ग्रीन वॉल और सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल का उद्देश्य अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में लैंडस्केप और इकोसिस्टम को बहाल करना है। सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 20 देशों का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी प्रणाली में पर्यावरण के अनुकूल बदलावों को बढ़ावा देना है।
इससे 2 भारतीय परियोजनाओं के लिए भी वित्त पोषण प्राप्त होगा। ये 2 परियोजनाएं हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और कोहैबिटेट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्यों से जुड़ी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना और इनके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं कोहैबिटेट से आशय है आर्द्र भूमि, वन एवं घास के मैदानों का संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन करना। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य एशियाई फ्लाईवे से उड़ने वाली प्रवासी पक्षियों को भारत में आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना है। इन दोनों परियोजनाओं का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP करेगा और भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन परियोजनाओं की कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF पर। इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर 1992 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए 18 एजेंसियों की साझेदारी है। इसका मुख्य शासी निकाय GEF परिषद है। यह 5 कन्वेंशंस के लिए वित्त पोषण तंत्र के रूप में कार्य करता है। GEF का ट्रस्टी विश्व बैंक है। भारत सहित 186 देश इसके सदस्य हैं और इसका सचिवालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित कन्वेंशंस पर भी एक नजर डालते हैं। ये है जैव विविधता कन्वेंशन CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन POPs, मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNCCD और पारा यानी मरकरी पर मिनामाता कन्वेंशन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। नई जीन क्रांति आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GM फसलों को बढ़ावा दे रही है। क्रिस्पर जैसी नई जीन एडिटिंग तकनीकें जीन एडिटिंग के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। इन तकनीकों की मदद से बाह्य जीन्स को प्रवेश कराए बिना ही अत्यंत सटीकता के साथ जीन एडिटिंग की जा सकती है। ये तकनीकें GM फसलों की नई किस्मों को विकसित करने में मदद कर रही हैं। इन तकनीकों की मदद से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि किसी फसल के DNA में आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों की मदद से संशोधन करके तैयार की गई फसल को GM फसल कहते हैं। चलिए सबसे पहले भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। भारत में BT कपास व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM या आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ने मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की थी। हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कई अन्य फसलें जैसे चना, अरहर, मक्का, गन्ना आदि अनुसंधान और फील्ड ट्रायल्स के अलग अलग चरणों में है। चलिए अब आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का महत्व जानते हैं। इन फसलों से अधिक पैदावार होती है। इनकी मदद से खाद्य उपलब्धता और किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। GM फसलें भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर कर सकती हैं। इससे कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इन फसलों में कई प्रकार के लाभकारी गुण होते हैं। ये गुण इन फसलों को चरम मौसमी दशाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली नई बीमारियों एवं आपदाओं को सहने में सक्षम बनाते हैं। GM फसलों की मदद से वायुमंडलीय कार्बन को बेहतर ढंग से कैप्चर और स्टोर किया जा सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन का सामना करने में भी मदद मिलेगी। चलिए अब आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। फसलों में होने वाले रोगों को फैलाने वाले कीटों में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो सकती है। इन फसलों के उत्पादन से GM फसल विकसित करने वाली कुछ बड़ी कंपनियों का एकाधिकार स्थापित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन किस्मों पर वे बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा कर सकती हैं। इसमें प्राय बड़े पैमाने पर मोनोकल्चर या एकल फसल की खेती की जाती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई की आवश्यकता होती है। GM फसलों से भविष्य के संभावित जोखिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। अंत में भारत में GM फसलों से जुड़े विनियम जान लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बनाए गए खतरनाक सूक्ष्म जीवों या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम 1989 में GM फसलों के लिए विनियमन प्रदान किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC GM फसलों की पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य देखती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौत के एक मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया।
हिरासत में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसके परिजनों को तय मुआवजा नहीं दिया गया था। इसलिए एनएचआरसी ने ओडिशा सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए नोटिस जारी किया है। हिरासत में होने वाली मौत यानी कस्टोडियल डेथ वास्तव में पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई हिंसक घटनाओं का ही एक रूप है। इस तरह की हिंसक घटनाओं में हिरासत में होने वाले बलात्कार और यातना की घटनाएं भी शामिल होती हैं। भारत में हिरासत में होने वाली मौत की स्थिति की बात करें तो 2017 से 2022 के बीच देश में 660 से अधिक लोगों की हिरासत में मौत हुई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान गुजरात में सबसे अधिक 80 लोगों की हिरासत में मौतें हुई। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक उपायों की। अनुच्छेद 14, इसमें सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं कानूनी उपाय के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 हिरासत में कैद किसी व्यक्ति से अपराध को जबरन स्वीकार करवाने के लिए चोट पहुंचाने पर सजा का प्रावधान करती है। सीआरपीसी की धारा 176 हिरासत में मौत के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का प्रावधान करती है। और भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इन कानूनों या संहिताओं में भी हिरासत में होने वाली मौत के मामले में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 और धारा 127 में अभियुक्तों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सुरक्षा उपाय भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में होने वाली मौत पर दिशा निर्देश 1993 जारी किए हैं। इसमें हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत या बलात्कार की घटना को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु वाद में जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा और गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आखिर में हिरासत में होने वाली मौत को रोकने में सामने आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। भारत ने यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1997 की अभी पुष्टि नहीं की है। देश में यातना रोधी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है। भारत में न्यायालयों में मामलों के निपटारे में काफी वक्त लग जाता है। जबकि आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, तब मामलों की त्वरित जांच करने के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है। संगीन अपराधों के मामले में तो दबाव और भी अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है आर्मेनिया। आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। आर्मेनिया देश की राजधानी है येरेवान। चलिए इस देश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस देश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। यह ट्रांसकेशिया क्षेत्र का एक स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड देश है। ट्रांसकेशिया काकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसकी सीमा अजरबैजान, तुर्की, अजरबैजान के नखचिवन ऑटोनॉमस रिपब्लिक क्षेत्र, जॉर्जिया और ईरान से लगती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोगोर्नो काराबाख वस्तुतः आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इसका लगभग संपूर्ण भूभाग पहाड़ी है। यहाँ कोई तराई भूमि या निचला क्षेत्र यानी लोलैंड्स नहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अरागेट्स तथा प्रमुख नदी अरास है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के तहत फंडिंग प्रक्रिया में किए गए संशोधन के लिए ई साक्षी पोर्टल पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 2011-12 से 2022-23 जारी की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के कामकाज में सुधार हेतु सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। किसान क्राफ्ट लिमिटेड UPPAP के तहत लो मिथेन राइस प्रोजेक्ट यानी LMRP में शामिल हो गया है।
इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सीडेड राइस DSR तकनीक को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने साइबर मिशनरीज के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण और अवैध साइबर गतिविधियों के विस्तार के बारे में चेतावनी दी है। एक नए अध्ययन में इस बात की संभावना प्रकट की गई है कि बाल्टिक सागर में हजारों टन मीथेन घुल गई है। गौरतलब है कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन अचानक 4 जगहों से लीक हो गई थी। विश्व बैंक ने ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक की ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन यानी GFMR पार्टनरशिप की मदद से संकलित की गई है। कतर ने भारत को 12 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।